Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, हम लोग सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, मैंने इससे पहले 14 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुका हूँ और इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहाँ पे आप लोग चैनल में प्लेलिस्ट में आकर के देख सकते हैं इसका पूरे बुक का। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 है, जो कि यहाँ पे पूरा बुक समाप्त होता है आपके हिस्ट्री में। चैप्टर नंबर 15 देखिए। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 15 से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सभी को क्वेश्चन कवर करेंगे। सो चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। क्या नाम है? संविधान का निर्माण। ये जो एक एनसीईआरटी बुक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक का अध्ययन कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी आसान होता है। जितने भी प्रश्न आते हैं आप लोग आसानी से उसका हल कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि एक थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आप इसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के संविधान को किस दिन लागू किया गया था? भारत के संविधान को किस दिन लागू किया था? देखिए आंसर क्या होगा। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कब हुआ? सो इसका क्या आंसर हो गया? भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत सन 1946 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? तो 1946 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, देख पा रहे कि भारत की आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत की आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? सो देखिए आंसर क्या जाएगा कि भारत की आर्थिक नीति की घोषणा जो की थी 1948 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? तो 1948 ईस्वी में। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता से आपका क्या तात्पर्य है? ये भी काफ़ी क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। धर्मनिरपेक्षता से आपका क्या तात्पर्य है? तो धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। जो राज्य है उसका कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य के कानून एवं नीतियाँ किसी विशेष धर्म पर आधारित नहीं है। किसी भी राज्य की कानून और जो नीतियाँ होती है वो किसी विशेष धर्म पर आधारित नहीं है, सबके लिए बराबर है। तो इसी का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। चलिए आगे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, क्या संविधान को जीवित आलेख कहा जा सकता है? क्या संविधान को जीवित आलेख कहा जा सकता है? सो क्या आंसर हो जाएगा इसका कि संविधान को जीवित आलेख कहा जा सकता है, क्योंकि यह क्रियाशील संख्याओं तथा आकांक्षाओं के साथ निरंतर विकसित होता रहता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि संविधान को जीवित आलेख कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि ये क्रियाशील संस्थाओं तथा आकांक्षाओं, मतलब कुछ जो है नया नया परिवर्तन होते रहता है, इसमें निरंतर ये विकसित होते रहता है, जिसके कारण ये संविधान की बढ़ोतरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। संविधान में कुछ नए नए चीज़ जुड़े जाते हैं, इसी कारण जीवित का मतलब ये होता है कि मतलब जीवित रहना यानी बढ़ना, और क्या कहते हैं उसमें उसकी उम्र बढ़ाना। तो जिस तरह संविधान की उम्र इस तरह बढ़ती जा रही है, उसमें नए नए संस्थाओं को जुड़े जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे मात्र, तो वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जाता है, और यहाँ से जो अक्सर पूछा जाता है डॉक्टर, ये इसके बारे में पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भीमराव अम्बेडकर। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि देश की वास्तविक शक्तियाँ किसके हाथों में होती है? देश की वास्तविक शक्तियाँ जो होती है वो किसके हाथों में होती है? सो देश की वास्तविक शक्तियाँ जो थी प्रधानमंत्री था उनके मंत्रिमंडल के हाथों में होती है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन है कि पूरे देश में जो शक्तियाँ होती है वास्तविक, वो किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री और उसके साथ जितने भी मंत्रिमंडल है उन सभी में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि मौलिक अधिकार लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? मौलिक अधिकार जो है लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? तो मौलिक अधिकार लोकतंत्र की सफलता तथा व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक है। क्यों है? ये भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर देख पाओगे, संविधान की प्रस्तावना द्वारा शासन के स्वरूप में किन मुख्य बातों का वर्णन मिलता है? संविधान की प्रस्तावना द्वारा शासन के स्वरूप में किन मुख्य बातों का वर्णन मिलता है? तो क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना में शासन के स्वरूप में भारत की प्रभुत्ता, संपत्ति, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक और उसके बाद गणराज्य बताया गया है। तो ये चीज़ रहा इस क्वेश्चन का, मतलब इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको इस तरह क्वेश्चन पूछा है तो लिख सकते हैं इस तरह।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे संविधान निर्माण सभा को भारत का लघु रूप क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? देखिए, संविधान निर्माण सभा को भारत का लघु रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है देश के सभी भागों से लोगों द्वारा प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया था। यानी देश के लगभग सभी देशों से भागों से जो लोगों का प्रतिनिधित्व था, लोगों की राय था और लोगों की मतलब अलग संविधान की जो बनावट थी, उस सभी से मिलाया गया और इस तरह भारत का संविधान को तैयार किया, जिसके कारण भारत को संविधान को क्या कहता है? लघु रूप कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं आप इसे, तो हम लोग आप चाहते हैं चलते हैं जो कि लघु उत्तर प्रश्न रहेगा, सॉरी मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और ये अति लघु प्रश्न था। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा और इसमें आपको जो एक आंसर चुनना है, तो मैं आपको कुछ समय दूंगा, तो आप लोग अपने दिमाग में सोचेगा आंसर, ताकि इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। सो क्वेश्चन क्या करा, रामानुजाचार्य का जन्म, चलिए तो क्वेश्चन क्या करा है कि रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ये काफ़ी विवेक क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन देख पाएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है भारत में कितने प्रकार के सिलसिले का विकास महत्व रहा? भारत में कितने प्रकार के सिलसिलों का विशेष महत्व रहा? सो ऑप्शन देख पा रहे यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, नहीं 5 क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है बंगाल में भक्ति आंदोलन का मुख्य प्रचारक कौन था? बंगाल में जो भक्ति आंदोलन हुआ था उसका मुख्य प्रचारक कौन था? ऑप्शन देख पा रहे हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ये भी काफ़ी विवेक क्वेश्चन है। सो देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका घ हो जाएगा, यानी चैतन्य महाप्रभु। कौन था? तो चैतन्य महाप्रभु। 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे कि भारत को किस दिन स्वतंत्रता मिली? भारत को किस दिन स्वतंत्रता मिली? ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ये भी कई बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा देख पा रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1947, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। स्वतंत्रता जो मिली थी 15 अगस्त 1947 को और गणतंत्र मिली थी 26 जनवरी 1950 को। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए, कन्फ्यूज नहीं हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो 1947 के बाद भी पुर्तगालियों का उपनिवेश था? यहाँ पे जो कौन है जो 1947 के बाद जो देश आज़ाद हो गया फिर भी पुर्तगालियों का जो है वो उपनिवेश था? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ग हो जाएगा, यानी नगर हवेली। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, नगर हवेली। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत में मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, यानी सबसे कम आयु सीमा क्या है वोट देने के लिए, इलेक्शन देने के लिए, इलेक्शन के लिए? सो ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। तो देख पा रहे होंगे 6 का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर इसका क हो जाएगा, 18 वर्ष। सबको पता होना चाहिए 18 वर्ष है सबसे न्यूनतम आयु। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि संविधान सभा के अधिवेशन हुए, संविधान सभा का जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन देख पा रहे हैं सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सो यहाँ पे 7 का राइट ऑप्शन के बाद राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1946 से 1949 संविधान सभा के अधिवेशन हुए थे। तो कब हुए थे? 1946 से 1949 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था को 1962 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था? सो ऑप्शन देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी विवेक क्वेश्चन है। तो देख पा रहे होंगे इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 1962 को कब किया, मतलब किसको किया था? तो पुर्तगालियों ने तो गोवा को किया था। पुर्तगालियों ने मुक्त करवाया था किसको? तो गोवा को। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना को कब लागू किया गया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना जो है वो कब लागू किया था? ऑप्शन देख पा रहे होंगे आपके सामने 4 दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर इसका ग हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग 1950 को। कब लागू किया था? 1950। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि संविधान निर्माण के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष ने किस वर्ष उस पर हस्ताक्षर किए थे? संविधान जब निर्माण हो गया था उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष किस वर्ष उस पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो 4 ऑप्शन में क्या राइट ऑप्शन होगा देखिए यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी 1949 को। कब किया था हस्ताक्षर? 1949 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन जो कि मतलब इसका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से आ सकते थे, तो मैं इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका हूँ। और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते उसको भी फायदा हो जाएगा। और आप लोग इसका प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं या फिर
इसी तरह की वीडियो देख रहे हो तो आपके स्क्रीन पे जो भी जा रहा है तो ये लोग देख लीजिए, काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।